ठीक है। सिकंदर से मिल कर आऊँगा और बताऊँगा कि भाई तुम मत जाओ वहाँ से, और मतलब बातें मैं करूँगा। उस कंडीशन में जाता है चढ़ के, और जाने के बाद से सिकंदर से बताता है कि देखो तुम झेलम नदी पार करने की बात कर रहे हो, झेलम नदी तुम पार करोगे ना तो वहाँ मगध में देवी देवताओं का प्रकोप है। देवी देवता के प्रकोप का मतलब है कि वहाँ पर जो है आपका वहाँ पर अशुभ माना जाएगा अगर आप जाओगे तो, हथियार लेके या विदेशी आप हो तो। उस कंडीशन में सिकंदर कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, मैं आपको इज्जत करता हूँ क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, हम लोग ब्राह्मण को बड़ी इज्जत करते हैं, उस कंडीशन में तुम यहाँ से चले जाओ। उस कंडीशन में चंद्रगुप्त मौर्य क्या होता है, सॉरी चाणक्य क्या होता है, वापस चला आता है। वापस आने के बाद से चंद्रगुप्त मौर्य को जंगल में रहता है, उसके पास जाता है और जाके एक नदी जो रहता है जहाँ झाड़ी रहता है जंगल, जैसे मान लो कि यहाँ नदी बह रहा है ना, तो यहाँ पे एक जंगल है, उसी किनारे छुपे रहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि सिपाही सब जब खाना बनाएंगे ना तो खाना बनाने को पानी की जरूरत होगी, लगेगी ना पानी, तो पानी की जब जरूरत होगी तो उस कंडीशन में क्या होंगे, वो जंगल के किनारे छुपे रहेंगे, है कि नहीं। और जब जंगल के किनारे छुपे रहेंगे तो कोई आएगा तो इसका यही रणनीति था कि जब कोई पानी अगर लेने आएगा तो उसे मार के और उसका ड्रेस पहन लेना तुम। क्योंकि देखो हर एक फिल्मों में हर एक तरह से आप देखते हो, बड़े बड़े फिल्मों में इसे दिखाता है कि ड्रेस कोड होता है। जैसे विलेन जो लोग होते हैं उनका जो बॉडीगार्ड जो होता है उन लोग का एक ड्रेस कोड होता है कि भाई इस कलर का ड्रेस पहनेंगे से पता चलेगा इनका आदमी है, तो ऐसा इनका एक ड्रेस कोड था। तो ये क्या किया कि जब पानी भरने के लिए आया ना तो चंद्रगुप्त ने एक को मार दिया, छुपके से क्या कर दिया, मार दिया। मारने के बाद से क्या किया, उसका ड्रेस पहन लिया और पानी लेके उसके सेना में चला। क्योंकि ज्यादा जब सेना रहेगा तो उसमें कैसे पता चले कौन कहाँ का आदमी है, कौन क्या ड्रेस है, तो पता चलेगा। उस कंडीशन में यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था आपका सिकंदर के सेना में प्रवेश कर जाता है। सिकंदर के जब सेना में प्रवेश करता है उस कंडीशन की बात बता दें, अब क्या करता है यहाँ की, अब कूटनीतिज्ञ जो है नीति अपनाई जाती है, मतलब ऐसे रणनीति कि अब सिकंदर को यहाँ से भागना ही पड़ेगा, है कि नहीं। अब क्या, तो देखिए ये जो आपका युद्ध में सिकंदर के जब सेना में प्रवेश किया रहता है उस समय जिस दिन प्रवेश करता है ना उसी दिन क्या करता है कि खाने में जहर मिला देता है, आधे सेना मर जाते हैं। अब इन लोगों को सेना में डर हो जाता है कि अरे एक ब्राह्मण आया था वो बोला था कि भाई वहां जाओगे ना तो देवी देवता का प्रकोप है और सब मर जाएंगे, इतना लोग मर गए। अगला दिन फिर जहर मिला दिया, बहुत सेना मर गया, बहुत सेना अंधे हो गए, है कि नहीं, बहुत दिक्कत हो गई। अब सेना उनका आत्मसमर्पण कर दिया, बोला कि भले मुझे मार दो लेकिन हम लोग जो है नहीं जाएंगे, हम लोग नहीं जाएंगे उस नदी पार। देखो केवल प्लान बने, इतना लोग मर गए, जिससे सिकंदर को ये बात को यकीन हो जाता है और यकीन होने बाद बोलता है ठीक है चलो वापस चलते हैं। तो 326 ईसा पूर्व में वापस हो जाता है, सॉरी 323 ईसा पूर्व में। कब जाता है जी, 323 ईसा पूर्व में वो वापस जाता है। लेकिन वापस जाने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में बुखार की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। यही वजह है कि सिकंदर भारत में दोबारा नहीं आता, याद रखना है ना। यानी कि 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में, कहा जी, बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है, बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है। याद रखिए किसके कारण, बुखार के कारण, बुखार के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, यही कारण है। अब चीजें बता दें, जब इसकी मृत्यु हो जाती है, अब कितना लोग कन्फ्यूजन, 326 और 323 मतलब क्या, मतलब ईसा पूर्व उल्टा गिना जाता है, समझ में आ रहा ना। जैसे कि महात्मा बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व, उनकी मृत्यु कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व, उल्टा गिना जाता है कि नहीं। तो वही यहाँ पे है, इन्हें की कंफ्यूजन है कि सर 26 में हुआ 23 में मर गए, ये कैसे हो सकता है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है। तो देखो अब जब ये जो है जब वहां से मृत्यु होता तो अगला राजा कौन बनेगा, सेनापति सेल्यूकस निकेटर, यही आपका क्या बनेगा, राजा बनेगा। अब उस कहानी को, अब वो राजा बनेगा, वो भी आने का प्लान करेगा। अब आते हैं, अब यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य जो था, यानी कि जब क्या करता है पता है कि जब राजा सिकंदर को भगाता है तो भगाने के बाद से बदला भी तो लेना है, किससे, घनानंद से। क्योंकि इसने, घनानंद ने क्या किया था, विष्णुगुप्त को क्या किया था, यानी कौटिल्य को प्रताड़ित किया था। तो आने के बाद से सबसे पहले किसको मारता है, घनानंद को मारता है, और घनानंद को मारने के बाद से अपना राज्य बनाता है, उस राज्य, सॉरी एक वंश बनाता है, उस वंश का क्या नाम रखता है, मौर्य वंश। इसको मिटाते हैं, उसके बाद से आपको वो भी डिटेल्स पूरा बता रहे हैं।
अब ये मौर्य वंश की स्थापना जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य कर देता है, ठीक है। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद के मारने के बाद से मौर्य वंश की स्थापना कर लेता है, ठीक है। अब मौर्य वंश की स्थापना करने के बाद, है ना, कुछ दिन राजपाट चलाता है। तब तक सिकंदर का सेनापति जो आप था वो आपका सेल्यूकस निकेटर भारत में अपने राजा का सपना पूरा करने के लिए चला आता है कि भाई हम हमला करके देखेंगे, है कि नहीं। क्या नाम था उसका? सेल्यूकस निकेटर। वो हमारे भारत में आता है और भारत में आने का इसका, है ना, इसका उद्देश्य रहता है कि मुझे भी मगध पे हमला करना है। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य को ये पता चलता है कि भाई सेल्यूकस निकेटर भारत में आ गया है। अब ये लड़ाई की प्रक्रिया खोज रहा है कि भाई लड़ाई करनी है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। ये चाणक्य से पूछता है कि कैसे क्या किया जाए, ये तो सेल्यूकस निकेटर भारत में आ गया और लड़ने की, है ना, अभी मगध पे हमला करना चाहता है। ये बोलता है कि तुम ऐसा करो, इसको खींचो किसी तरह से, टालो डेट को खींचो, लंबा करो। मतलब क्या? तो मतलब ये है कि बोलो कि आज नहीं ना कल लड़ेंगे, ऐसे करके डेट दो केवल इसको, और किसी तरह से खींच के ले चलो। पता है कब? बारिश वाला दिन में, ठीक है। अब बारिश में हाथी जाएगा, हाथी से तो लड़ाई होगा। वो बताइए आपका कोई बड़का बड़का गाड़ी या जहाज वहाज नहीं था, तो हाथी था। तो उस समय बताइए कि हाथी जब गिरेगी तो उठ जाएगी, नहीं उठेगी। और उसमें अगर जो बैठा होगा, जो आपका भाला चलाने वाला था बैठा होगा, सेना बैठा होगा, वो गिरेगा तो बता, हाथी गिरेगी तो दबा जाएगा, वही में मर जाएगा दबा के, है कि नहीं। तो इसमें जो चीज़ें हैं, इसीलिए उनका हाथ लोग कहते हैं कि बाराती कितना भी बड़ा क्यों ना आएगा, गाँव वाला से नहीं जीतते हैं भाई। उसमें मगध के चप्पा चप्पा वो उसका सेना जानते थे, आपका चंद्रगुप्त मौर्य का सेना जानते थे। सेल्यूकस निकेटर को क्या पता था? उसका सेना क्या पता था कि कहाँ छुपने वाला जगह है, कहाँ कीचड़ वाला जगह है, क्यों ऐसा कर रहा है कि नहीं। तो उस कंडीशन में जो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने ये डेट पे डेट देना शुरू कर दिया। सेम अपनाया वही तरीका, वही चाणक्य वाला रणनीति अपनाया, वो बताया उस हिसाब से, और तारीख पर तारीख देते देते आ गया बारिश वाला दिन। हम बारिश वाला दिन में लड़ाई शुरू हो गया। इतना ना इसकी हाथी गिरी, इतना ना दब के मारा सब की वो अंत में ना सेल्यूकस निकेटर आत्मसमर्पण कर देता है कि नहीं, मैं नहीं लड़ेंगे। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने गुस्से से बोला कि अब इसको मैं मार दूंगा, है ना। लेकिन ये बड़ी चतुर था, ठीक है। ये सेल्यूकस निकेटर जो था बड़ी चतुर था, अपनी लड़की को भी लेके आया था, उसका नाम था कार्नेलिया, है ना। वो क्या करता है, जैसे तलवार निकालता बस अपना लड़की को पीछे से आगे खड़ा करता है। वो बहुत खूबसूरत लड़की थी। अब चंद्रगुप्त मौर्य जब देखता है तो सोचता है कि देखो इतनी खूबसूरत लड़की मेरे सामने है ना। उस कंडीशन में ये सोचता है कि आप ये चंद्रगुप्त मौर्य बोलता है किससे? सेल्यूकस निकेटर से, देखो इस लड़की की शादी हमसे करा दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, है ना। सेल्यूकस निकेटर सोचता है कि चलो भाई मेरे अधीन नहीं रहेगा, मन में सोचता है कि मेरे अधीन नहीं रहेगा, मेरे बेटी के तो अधीन रहेगा ना। वो ऐसे चाहता भी था। सेल्यूकस निकेटर जो क्या करता है, अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य कार्नेलिया से करा देता है। शादी कराने के बाद ही जब चल जाता है वापस, तो सोचते रहता है कि भाई हम वहाँ लड़ने गए थे, बेटी की शादी कराने थोड़े गए थे। अब क्या पता है कि वहाँ कैसे हमारी बेटी को रखा होगा। तो उसके पास एक विद्वान व्यक्ति था, उसका नाम था मेगास्थनीज। क्या नाम था जी? मेगास्थनीज, ठीक है। मेगास्थनीज वही मेगास्थनीज जो कि इंडिका नाम, है ना, इंडिका किताब की रचना किया है, ठीक है। इंडिका किताब सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि इंडिका किताब की रचना किसने किया? तो मेगास्थनीज को दे देता है कि भाई ये भी आप दहेज में ले लीजिए। और आपको बात बता दे, बहुत से पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये जगह था, ये सेल्यूकस निकेटर सब दहेज में दे दिया था, है कि नहीं। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि बिहार वाले लोग को दहेज में दे देता। आप समझ रहे हैं कि दहेज में मिलता है उसे क्या कहा जाता है कि नहीं। तो उस कंडीशन में, है कि नहीं। तो मेगास्थनीज जो चीज़ें आपको बता दें कि मेगास्थनीज जो इंडिका नाम की किताब, इसमें रचना में बताया भी है। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक दिन बैठा हुआ था, तो सोचा कि भाई आखिर ये लड़ा क्यों हमसे? जब अपना लड़की के जब शादी करना ही था तो आखिर हमसे लड़ा क्यों, वजह क्या था? तब तक ये मेगास्थनीज सारा चंद्रगुप्त मौर्य के डिटेल्स पता करके और सेल्यूकस निकेटर से बताता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा से रखा है, इसमें कोई दिक्कत वक्कत नहीं है, बहुत अच्छा से रखा है। ये सुन के बड़ा खुश होता है। तब तक चंद्रगुप्त मौर्य मेगास्थनीज से पूछता है कि आखिर बताओ कि जब उसे अपनी लड़की की शादी करना ही था तो हमसे लड़ा क्यों? बात सही है कि जब शादी कराना था तो लड़ाई क्यों हुआ, आखिर बात क्या है? तो ये बताता है कि जानते हो क्यों लड़ा था? उन हाथी के लिए लड़ा था। किसके लिए? सेल्यूकस निकेटर हाथी के लिए। तो ये क्या किया कि आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी उपहार में दे, ले लो है ना। कितना?
500 हाथी देता है। कहिए को दूगो कौन कहता है, लो ये हाथी 500, अपने ससुर को गिफ्ट कर देता है 500 हाथी। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी रही। चंद्रगुप्त मौर्य धीरे धीरे अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाता है। इसका बेटा रहता है बिंदुसार। हम बता रहे थे ना कि हर्यंक वंश में, हर्यंक वंश की बात करें तो हर्यंक वंश का जो था ना राजा, उसका नाम था ना बिंबिसार। बिंबिसार, अक्सर आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, भूलना नहीं है, यहाँ बिंबी है, यहाँ बिंदुसार है। तो इसका पुत्र किस कौन हुआ, बिंदुसार। और इसका पुत्र जो है, इसका एक बड़ा बेटा का नाम बता दे सुसीम, और एक का नाम रहा अशोक। ठीक है, अशोक, सुसीम और अशोक। ठीक है, अब चीज़ समझिए, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है क्या किया, अपना एक दिन ना राजपाट अपने बेटे को समर्पित, यानी बिंदुसार को समर्पित करते कि अब लो ये तुम चला, बूढ़ा हो गया था। और ये अंत में ना जैन धर्म अपना लिया। और जैन धर्म में अपनाने के बाद से जैन धर्म में एक विधि होती है संलेखना विधि। संलेखना विधि का मतलब है कि बिना अन्न जल के, है ना, इस 7 दिन लगभग बिना अन्न जल के रह गया, और शरण बेलगोला में इसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब इतना बड़ा राजा होने के बावजूद भी और ये जाके, है ना, उपसाना करता है, और उपसना के माध्यम से इसकी मृत्यु हो जाती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के संलेखना विधि, सवाल पूछे जाते हैं कि किस विधि के द्वारा इसकी मृत्यु हुई, तो संलेखना, है ना, संलेखना विधि। और किस कहाँ पे, तो श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला में, है ना, इसकी मृत्यु हो जाती है। किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। यानी चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी समाप्त। अब आपका उसका बेटा बिंदुसार। बिंदुसार जो राजा रहता है ना, ये थोड़ा सा अजीब तरह से आदमी रहता है। ये ना जहाँ जाता है ना वहाँ इसका नाजायज औलाद हो जाते थे। ठीक है, इसका बेटा ऐसे नाम के लिए 2 थे, और सुसीम और अशोक, ऐसे तो इसके बहुत बेटा थे, है कि नहीं, क्योंकि इसी कहानी बता रहे हैं, सुनिए, है ना। एक बार जो है ना आपका वो कश्मीर में लड़ाई लगती है, लड़ाई हो जाती है, विद्रोह हो जाता है। सुसीम को भेजता है कि जाओ थोड़ा सा देख के आओ कि आखिर क्या बात है, उस मामले को शांत करा के। सुसीम जाता है, सुसीम को इतना मारता है सबकी भाग आता है, बोलता है कि हमसे नहीं होगा। बिंदुसार जानता है अशोक के बारे में, अशोक बहुत खतरनाक आदमी, जाएगा तो बात नहीं करेगा, सीधे काटेगा, है कि नहीं। अशोक जाता है, तुरंत ऐसा ही प्रक्रिया अपनाता है, तुरंत काटता है और बोलता है, पहले आज तो फ़ोन हो रहा है ना कि फ़ोन करके बोल दिए कि समाचार पूछ लीजिए, क्या हाल चाल है, चाहे खबर ले लीजिए, लेकिन पहले कुछ नहीं बोलता है कि किसी राजदूत को भेज के पता कर लीजिए कि वहाँ का माहौल कैसा है ना। अशोक, ये बात, अब बिंदुसार भी बूढ़ा हो गया रहता है, सोचता है कि अब राजा मुझे किसी को बना देना। नियम के अनुसार सुसीम बनना चाहिए, बड़ा है, कि अशोक छोटा है, लेकिन इस सोचते सोचते बिंदुसार मर जाता है। अब मरने के बाद क्या होता है, मरता है तो, है ना, जैसे इसको इसके जो बेटे पहले के जो थे वो लोग को पता चलता है कि भाई बिंदुसार मर गया, तो वो लोग कि आगे आ जाता है और बोलता है कि बिंदुसार मेरे पिता थे, 99 को बेटे आते हैं, कितना, 99, और बोलते हैं कि बिंदुसार मेरे पिता थे और ये हिस्सा मुझे चाहिए, मतलब हिस्सा, आप ये हिस्सा दे दो, वो हिस्सा, तरह तरह का हिस्सा लगता है मांगने सब, है कि नहीं। तो अशोक सोचता है कि बाप रे कैसे हो गया, है कि नहीं। तो बोलता है ठीक है, हम सब आपको हिस्सा देंगे। पटना का एक जगह था, वहाँ पे बुलाता है। उस जगह पे बुलाने के बाद से, क्योंकि बिहार की ही बात है, बुलाने के बाद से 99 लोगों को बोलता है कि कल आइए सभी लोग वहाँ पर, और वहाँ पे फैसला होगा, सबको हिस्सा दिया जाएगा। सभी लोग खुश होकर चले जाते हैं। अगले दिन आते हैं, अशोक सुसीम दोनों भाई जाते हैं वहाँ पर, है ना। अशोक उठाता तलवार, सबको गर्दन काट देता है ना। सुसीम पूछता है ये क्या क्या, सुसीम का भी गर्दन काट देता है। पूछता है और किसी को हिस्सा चाहिए, अब किस कौन है, 100 का 100 काटिए दिया, अब कौन हिस्सा चाहिए, खत्म, है कि नहीं। सुसीम यानी कि अगला राजा कौन बनता है, अशोक सम्राट। ठीक है, अशोक सम्राट शुरू में क्रूरता रूप अपनाया, अंत में बौद्ध धर्म अपनाया है, अंत में बहुत अच्छा जीवन जिया है। और यही आपका अशोक जो है आपका अपने बेटा बेटी यानी कि आपका संघमित्र और महेंद्र को श्रीलंका प्रचार के लिए भेजा था। और बौद्ध धर्म आपका उपगुप्त से शिक्षा लेकर, निग्रोध से प्रभावित होकर उपगुप्त से शिक्षा लेकर बौद्ध धर्म अपनाया। आपका ये 14 शिलालेखों का भी जारी किया, धम्म नीति को भी अपनाया है। और यही अशोक है। कोई पूछता है कि मौर्य वंश का पतन का कारण क्या है, तो मौर्य वंश का पतन का कारण यही है कि अशोक ने जब कलिंग युद्ध करता है 261 ईसा पूर्व में, कलिंग युद्ध करने के बाद से खून खराबे देखने के बाद ये आत्मसमर्पण कर देता है। और आत्मसमर्पण करने के बाद से क्या होता है, ये तो ऐसे विजय प्राप्त कर लेता है, लेकिन ये देखता है कि भाई बूढ़े नौजवान बच्चे सभी को हत्या हुई रहती है। ये देखने के बाद बोलता है कि आज के बाद युद्ध नहीं करेंगे हम, युद्ध को छोड़ भी देता है कि नहीं। और युद्ध छोड़ने के बाद से क्या करता है, ये बौद्ध धर्म को अपना लेता है। किससे शिक्षा लेके बौद्ध धर्म को अपनाता है, तो आपका शिक्षा आपका किससे लेता है, उपगुप्त से। पूछा जाता है उपगुप्त। और अशोक का कलिंग युद्ध लड़ा है 261 ईसा पूर्व, वही कलिंग जो उड़ीसा में हुई थी, है ना, जो 2 लाख सेना लेके जाता है, लड़की से शादी करने की जो प्रक्रिया इसकी रहती है उसी के चलते, लेकिन उसका इच्छा पूरा नहीं होता है, वही कलिंग युद्ध होता है। तो उपगुप्त से शिक्षा, तो ये अशोक
है ना, और अंत में अपना साम्राज्य को छोड़ देता है, सारा धन दौलत छोड़ देता है, मुझे अब कुछ नहीं, क्योंकि इसने शिलालेख में जारी करता है किसी भी जीव जंतु को नहीं मारना है, एक दूसरे सभी धर्म अपने धर्म को अच्छे से, बौद्ध धर्म मान लीजिए, बौद्ध धर्म मान लीजिए पूरे लोग, है ना। कुछ लोग इससे प्रभावित भी हुए कि नहीं, कुछ लोग डरते भी थे कि अगर नहीं माने तो कहीं मार देगा, है कि नहीं, क्योंकि इसके बारे में लोग जानते थे कि बहुत खतरनाक इंसान है। लेकिन कुछ लोग प्रभावित होकर अशोक के बौद्ध धर्म अपना लिए, कुछ ऐसे भी अपना लिए। तो ये आप अशोक की कहानी है ना। उसके बाद से आपको बात बता दें, शुंग वंश, है ना, मौर्य वंश खत्म हो गया ना। शुंग वंश की संस्थापक थे वश, है ना, पुष्य मित्र, यहाँ पे लिख देते हैं शुंग वंश की, इसे मिटा देते हैं, शुंग वंश, ठीक है। शुंग वंश की बात करें तो इसका राजा की बात करें पुष्य मित्र, पुष्य, है ना, पुष्य मित्र की बात करें, यही आपका पुष्य मित्र जो क्या थे, आपका राजा थे। यही पुष्य मित्र जो आपका अश्वमेघ रथ कराए थे। अश्वमेघ रथ का मतलब इनका लोग का उद्देश्य, अश्वमेघ सवाल पूछते हैं अश्वमेघ रथ किसने कराया था, तो आपका यही पुष्य मित्र। इसका उद्देश्य बता दे कि इन लोगों का देखो उद्देश्य क्या था। सफ़ेद घोड़ा होता था, उसके ऊपर एक मार्का लगा देते थे और बोलते थे कि ये घोड़ा जहाँ तक चला जाएगा वहाँ तक राज्य मेरा होगा। लेकिन अगर उस घोड़ा को कोई पकड़ लिया, वो इस राजा के साथ क्या करेगा, युद्ध करेगा। तो ये नियम था, है ना। तो पहले के लोग थे, तो आपको बता दें कि वो लोग अगर घोड़ा छोड़ते थे, आज के टाइम में घोड़ा छोड़ दे और बोले कि कोई यहाँ तक चले तो बताओ आज घोड़ा वापस आएगा, खोजते रह जाइए कहाँ गया, है कि नहीं। तो वो चीज़ें थी, लेकिन पहले के ये था, है कि नहीं। तो इस चीज़ें की बात बताते हैं। पुष्य मित्र जो है आपका क्या था कि आपका शुंग वंश की स्थापना किया। उसके बाद से आपका कौरव वंश, है ना, कौरव वंश, कौरव वंश की स्थापना आपका, है ना, वासुदेव, उनका क्या नाम था, वासुदेव किए थे। और आपका एक है लास्ट सातवाहन, सातवाहन, साहवाहन हो गया, सातवाहन वंश, सातवाहन वंश की स्थापना किए थे शिमुख। क्या नाम था उनका, शिमुख। यानी कि ये आपका महाजनपद पे इतने राजा थे और इतने वंश की स्थापना की गई थी। और उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा और पूरी व्याख्या भी बताए हैं, है ना। इसको अच्छे से देख लीजिए और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी डिटेल्स वाइज बताए हैं और काफ़ी बेहतर मुझे महसूस हो रहा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।